हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पैटर्न रिकॉग्निशन के फिफ्थ चैप्टर के बारे में। हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और उनकी जो वन शॉट वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, राइट। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये हम बोल सकते हैं कि एक मीडियम चैप्टर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर आप मान सकते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दिस थिंग। सो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज फीचर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अच्छा, तो फीचर डायमेंशनलिटी रिडक्शन किसे बोलते हैं, राइट। तो फीचर्स डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इसके बारे में हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ी बहुत बात की थी। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें आपको करना क्या है। देखिए, इसमें आपको ये करना है कि आपका जो भी आप मॉडल ट्रेन करते हैं, तो उसको ट्रेन करने के लिए आप उसको कुछ इनपुट वेरिएबल्स देते हैं जिसके बेसिस पे वो ट्रेनिंग करता है अपनी, राइट। तो यहाँ पे जब आप उसको वो इनपुट वेरिएबल्स देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फीचर्स कहेंगे, फीचर्स, ठीक है। अब ये जो फीचर्स आप उसको प्रोवाइड करते हैं अपने मॉडल को, उन फीचर्स को आपको इस तरीके से प्रोवाइड करना है कि जो आपका मॉडल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पे ही डेवलप हो। इसलिए जो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो बिना काम के फीचर्स होते हैं, उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है। यानी कि आपको डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना है। यानी कि डेटा के अंदर जितना भी नॉइस है, जितना भी इररिलेवेंट उसके अंदर फीचर्स है, ये सारी चीजें आपको उसमें से रिमूव करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फीचर डायमेंशनलिटी रिडक्शन, राइट। सो व्हाट इज फीचर डायमेंशनलिटी रिडक्शन? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स इन अ डेटा सेट वेल रिटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी कि आपका जो डेटा सेट है उसमें जो बिना काम की चीजें होती हैं, यानी कि जो बिना काम के फीचर्स हैं, उसे आप रिमूव कर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप उसके अंदर रहने देंगे। इट सिंप्लीफाइज द डेटा बाय रिमूविंग इररिलेवेंट, रिडंडेंट और लेस सिग्निफिकेंट फीचर्स। यानी कि आप अपने डेटा को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें से जो इररिलेवेंट है, रिड्यूडेंट है, यानी कि जो रिपीट होती रहती है इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन, और जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लेस सिग्निफिकेंट हो, यानी कि उसका उतना ज्यादा महत्व ना हो आपके डेटा सेट के अंदर, उन सभी फीचर्स को आप क्या कर लेंगे, रिमूव कर देंगे अपने डेटा सेट में से, ताकि सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही उसमें रहे जो कि सही मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेडिक्शन करने के लिए। सो मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज एंड प्रोसेस while improving the performance of machine learning models, ताकि आपके जो मशीन लर्निंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस है उसे आप इंप्रूव कर सके। तो इसे हम बोलते हैं फीचर्स डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस जो अनइंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उन्हें अपने डेटा सेट में से बाहर निकाल देना है और सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को अपने डेटा सेट में रखना है, जिससे जो आपका डेटा सेट है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, राइट। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज एक्सप्लेन रोल ऑफ पीसीए इन इमेज फेस रिकॉग्निशन इन डिटेल। अब पीसीए की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो यहां पे पूरा सीन चलेगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल कंपोनेंट के ऊपर। तो हमें इमेज फेस रिकॉग्निशन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के रोल को समझाना है, राइट। तो फेस रिकॉग्निशन यानी कि हमारे पास डिफरेंट इमेजेस होती हैं, उसमें जो फेस को रिकॉग्नाइज करने का मॉडल हो, उसके बारे में यहाँ पे हमें बात करनी है। और उसके अंदर पीसीए किस तरीके से काम में आता है, किस तरह से इसका रोल है इस चीज में, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द रोल ऑफ पीसीए इन इमेज फेस रिकॉग्निशन। सबसे पहले समझते हैं कि भाई प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है क्या। So principal component analysis is a popular dimensionality reduction technique used in face recognition systems। यानी कि ये एक बहुत ही पॉपुलर डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है। यानी कि आप हाई डायमेंशनल डेटा को यहाँ पे लो डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप उसे सिंप्लीफाई कर सके। उसमें जो अनइंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो इररिलेवेंट फीचर्स है, उसको रिमूव करके आप एक ऐसे फॉर्मेट में ला सके जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो और इजी टू एनालाइज हो आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए, ठीक है। जिससे आपके मशीन लर्निंग मॉडल की जो लर्निंग प्रोसेस है वो और ज्यादा फास्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम वही चीज करेंगे कि जब हमें इमेज फेस रिकॉग्निशन का मॉडल बनाना हो, तो उस केस में हम पीसीए का यूज करते हैं फॉर
डायमेंशनलिटी रिडक्शन, यानी कि उसके अंदर जो डायमेंशनलिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें कुछ चीजें आती है। सबसे पहला स्टेज है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जो पीसीए है वो रिड्यूस करता है डायमेंशनलिटी ऑफ द हाई डायमेंशनल फेस इमेज डेटा वेल रिटेनिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स। यानी कि ये क्या करेगा डेटा कंप्रेशन में कि सबसे पहले तो ये आपका जो हाई डायमेंशनल फेज होता है जिसके अंदर हाई डायमेंशनल फीचर्स है उसको वो रिड्यूस करता है इनटू लो डायमेंशनल फीचर्स। ठीक है, उसको लोअर डायमेंशनल सबस्पेस में वो कन्वर्ट करेगा, यानी कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही उसमें रखेगा। इसको बोलते हैं डेटा को कंप्रेस करना, यानी कि अगर आपका डेटा 2 डायमेंशन में है तो उसको आप 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डेटा कंप्रेशन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फीचर एक्सट्रैक्शन। फिर हम करते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि पीसीए आइडेंटिफाइज पैटर्न्स इन फेस इमेजेस बाय फाइंडिंग द डायरेक्शंस विद द डेटा वेरीज द मोस्ट। यानी कि फीचर एक्सट्रैक्शन में आप क्या करेंगे कि पीसीए जो है वो आइडेंटिफाई करता है आपके फेस इमेजेस में पैटर्न्स को, और फिर वहां पे हमें फाइंड करने होते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे मेरे पास एक 2 डायमेंशनल डेटा है, ठीक है, और उस 2 डायमेंशनल डेटा के ऊपर मेरे बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो मैंने प्लॉट कर रखे हैं। तो यहां पे आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी कि जिसके अलोंग वो मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को जो है वो कवर कर रही होगी इन सच अ वे कि उनका वो वेरिएंस कैप्चर कर सके। वेरिएंस कैप्चर करने का मतलब ये है कि डेटा पॉइंट्स जो होंगे उन सभी डेटा पॉइंट्स के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, राइट। हर एक डेटा पॉइंट दूसरे डेटा पॉइंट से अलग होगा, तो इस तरीके से हमारा जो पूरा डेटा पॉइंट का जो स्पेस होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अब मैं एक ऐसा सिंगल लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं जो कि उस वेरिएंस को, यानी कि इन डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के वेरिएंस को एक ही लाइन में मैक्सिमम वेरिएंस को समेट ले, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। तो पीसीए जो है वो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है पैटर्न्स इन फेस इमेजेस बाय फाइंडिंग द डायरेक्शंस, यानी कि ऐसे आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि जहां पे सबसे ज्यादा वेरिएंस हो, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट। उस एक्सिस को बोलेंगे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट वेयर द डेटा वेरीज द मोस्ट एंड दिस डायरेक्शंस रिप्रेजेंट द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग फेसेस। और ये जो डायरेक्शंस होती हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सिस होगी वो आपको मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, जो आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेगा फेसेस को, राइट। तो ये होगी हमारे फीचर की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, जहां पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आइगन फेसेस रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे आप क्या करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आपने फाइंड किए, यानी कि आपने जो एक्सिस फाइंड किए जिसकी डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएंस था, उसको आप क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे आइगन फेसेस, उसको आप बोलेंगे आइगन फेसेस। नाउ ईच फेस रिप्रेजेंटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आइगन फेसेस, यानी कि आपका जो हर एक फेस होगा, हर एक इमेज होगी फेस की, उसको आप इन आइगन फेसेस के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, यानी कि इन मल्टीपल प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं, राइट। विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डेटा नीडेड फॉर रिकॉग्निशन, जिससे आप अमाउंट ऑफ डेटा जो आपको रिकॉग्निशन के लिए चाहिए उसको रिड्यूस कर सके, राइट। एक काम करता हूं, मैं आपको इस चीज को एक डायग्राम के साथ ही समझाता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे एक स्पेस है, इट इज माई 2D स्पेस, ठीक है, यानी कि ये मेरा 2D स्पेस है, इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल स्पेस। और इसके अंदर मेरे पास कुछ फीचर्स है, डेटा पॉइंट्स है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट यानी कि हमारा आइगन फेस क्या है, ये एक ऐसी, बिकॉज ये देखो ये 2D में है तो हमारा आइगन फेस हमेशा उससे कम के डायमेंशन में होगा, यानी कि 1D में होगा। हमें इसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करना है, तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कहीं से भी आ सकती है, कि इसके अलोंग, यानी कि ये जो डायरेक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है उस डायरेक्शन में आपको सबसे ज्यादा वेरिएंस देखने को मिलता है, यानी कि सबसे ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के डेटा आपको पॉइंट्स वहां पे देखने को मिलते हैं। तो उसको बोलते हैं आइगन फेस, आइगन फेसेस, यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट। और उस डायरेक्शन के डेटा पॉइंट्स को आप कंसिडर फिर करेंगे फॉर द मॉडल डेवलपमेंट, आपके मॉडल के डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज दीज आर द फीचर्स जो आपको सबसे ज्यादा वेरिएंस दिखाते हैं, एंड दैट इज द फीचर विच वी वांट। यानी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एंटायर डेटा सेट, पूरा डेटा सेट लेने की जगह आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन सी डायरेक्शन में वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यूजिंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएंस आपको देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा वेरिएंस जहां पे होगा डेटा पॉइंट्स में, वही डेटा पॉइंट्स आपको यूज करने हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, या तो अपने मॉडल के लिए, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नॉइस रिडक्शन। सो पीसीए एलिमिनेट्स नॉइस, यानी कि भाई इररिलेवेंट डेटा, एंड रिडंडेंट डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, राइट। तो वैसे डेटा को हम एलिमिनेट करेंगे, फोकसिंग ऑन द एसेंशियल फीचर्स दैट कंट्रीब्यूट टू फेस रिकॉग्निशन, और सिर्फ हम एसेंशियल फीचर्स पे यहाँ पे फोकस करेंगे। तो ये हो गया नॉइस रिडक्शन।
फिर आता है रिकॉग्निशन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ड्यूरिंग रिकॉग्निशन अ न्यू फेस इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द सेम लोअर डायमेंशनल सबस्पेस। The system compares the projected image with stored eigenfaces and identifies the closest match। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि हमारा कोई भी अगर हमारे पास नया फेस इमेज आएगा तो उसको हम इस लोअर डायमेंशनल सबस्पेस पे प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो कंपोनेंट्स है, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, उसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे और जो सिस्टम है वो कंपेयर करेगी हमारी प्रोजेक्टेड इमेज को विद द स्टोर्ड आइगन फेसेस। यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ हमारी इमेज को अब हम सीधा कंपेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग इट विद द हाई डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, और आइडेंटिफाई करेंगे क्लोजेस्ट मैच को। तो यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, कि हमें हमारे डेटा को, ठीक है, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि जहां पे उसके अंदर सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हो। यानी कि 2D में अगर डेटा है तो उसकी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करके आप उसको 1D में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि आप एफिशिएंटली जो है इन अ वेरी स्पीडी मैनर आप अपनी प्रोसेस को यहां पे कर सके, रिकॉग्निशन प्रोसेस जो है उसको आप कैरी आउट कर सके, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा पीसीए इन फेस रिकॉग्निशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, विच इज राइट शॉर्ट नोट ऑन पीसीए, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। सो यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट लिखनी है पीसीए के ऊपर कि पीसीए का एक्जैक्टली काम क्या है, और फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो पीसीए क्या है देखिए, पीसीए इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। यानी कि ये तो आपको पता चल गया कि डायमेंशन को रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। 2D को 1D में कन्वर्ट करेंगे, 3D को 2D में कन्वर्ट करेंगे, तो इस काम के लिए आप जो है पीसीए का यूज करते हैं, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म्स अ डेटा सेट इनटू अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि आप अपने डेटा सेट को एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे इसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, वेयर द एक्सेस, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होती हैं, दे विल रिप्रेजेंट डायरेक्शंस ऑफ मैक्सिमम वेरिएंस। जो मैंने चीज आपको बताई कि यहाँ पे आपकी जो इस तरीके से प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, ये एक ऐसी एक्सेस होगी जो आपको एक ऐसी डायरेक्शन दिखाती है, जैसे ये डायरेक्शन अभी यहाँ पर दिखा रही है, ये वाली, तो एक ऐसी डायरेक्शन दिखाती है कि जहां पे आपका मैक्सिमम वेरिएंस हो। तो पीसीए इज वाइडली यूज्ड इन डेटा प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड रिड्यूसिंग कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी कि कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो लगती है उसको रिड्यूस करेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन में आपको हेल्प करेगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि आपके डेटा मॉडल के लिए ज्यादा जरूरी है, एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी ये चीज आपको हेल्प करती है। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, तो देखो पहली चीज तो ये डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर देगा, यानी कि सिंप्लीफाई कर देगा आपका डेटा को बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स व्हाइल रिटेनिंग सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। फिर इंप्रूव्स कंप्यूटेशन, यानी कि रिड्यूसेस स्टोरेज एंड कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स स्पेशली फॉर हाई डायमेंशनल डेटा। यानी कि जो आपके स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स है वो कम हो जाएगी, बिकॉज हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में अगर आप डेटा को कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्टोरेज स्पेस जो लग रही थी, कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स जो लग रही थी, वो कम लगेगी। फिर इट रिमूव्स द रिडंडेंसी, यानी कि एलिमिनेट्स कोरिलेटेड एंड रिडंडेंट फीचर्स, यानी कि जो रिपीटेड फीचर्स होते हैं उसको ये रिमूव कर देगा, जिससे आप डेटा इंटरप्रिटेशन है उसको अच्छे से कर सके, राइट। इट ऑल्सो एनहेंसेस द विजुअलाइजेशन, यानी कि आपके लिए इजी हो जाता है हाई डायमेंशनल डेटा को विजुअलाइज करना जब आप उसको लो डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज देखिए इस तरीके से कि आप ये जो हाई डायमेंशनल डेटा है उसको इस तरीके से, ये 3D में डेटा था उसको आपने 2D में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो गया एग्जांपल हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का, बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक चीज हो सकती है ना कि आप सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स पे कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो कई बार ये भी हो सकता है कि उसमें कोई इंपॉर्टेंट फीचर रह भी जाए, तो सम डेटा वेरिएंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग डायमेंशनलिटी रिडक्शन विच माइट अफेक्ट एक्यूरेसी। तो जब आप डायमेंशनलिटी रिडक्शन करते हैं, यानी कि उसको हायर डायमेंशन में से लो डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उस वक्त कई बार जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो में भी लॉस भी हो सकता है। फिर आता है इंटरप्रिटेबिलिटी इशू, यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ओरिजिनल फीचर्स मेकिंग देम हार्ड टू इंटरप्रेट, ठीक है। यानी कि इंटरप्रिटेबिलिटी इशू भी कई बार हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं ओरिजिनल फीचर्स के, मेकिंग देम हार्ड टू इंटरप्रेट। यानी कि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि ये मेरे ओरिजिनल फीचर्स थे 3D में, अब प्रिंसिपल कंपोनेंट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, देखो PC टू PC1, यानी कि मैंने इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। तो कई बार 2D में कन्वर्ट करने से ये डेटा पॉइंट्स अब देखो सारे के सारे फ्लैट हो गए, यहाँ पे ऐसे थे 3D में, अब वो फ्लैट हो गए। तो कई बार इसकी वजह से इंटरप्रिटेशन में भी डिफिकल्टी हो जाती है, बिकॉज सारी चीजें मिक्स हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। फिर assumes linearity. So PCA works well for linear relationships but may not perform effectively on non-linear data. तो ये linear data के ऊपर ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है as compared to the non-linear data.
फिर है सेंसिटिव टू स्केलिंग, यानी कि पीसीए रिक्वायर्स प्रॉपर डेटा नॉर्मलाइजेशन, अदरवाइज इट मे प्रोड्यूस बायस्ड रिजल्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका जो प्रोसेस है उसको सही से कैरी आउट करो। अगर आप इसमें प्रॉपर डेटा नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, यानी कि सही से आप इसके अंदर से जो डेटा में से जो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, राइट, तो उस केस में बायस्ड रिजल्ट्स भी यहाँ पे वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको डेटा को नॉर्मलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा में से जो इररिलेवेंट फीचर्स है उसको सही से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बिना काम के फीचर्स उसमें रह गए तो आपका जो मॉडल है वो प्रेडिक्शन करते वक्त गलत प्रेडिक्शन भी कर सकता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनलिटी रिडक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या होता है एट्रीब्यूट्स का, इसका सिग्निफिकेंस हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। So dimensionality reduction of attributes refers to the process of reducing the number of input variables, features or attributes in a dataset while preserving as much important information as possible। बहुत सिंपल सी बात है। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का बेसिक मतलब ये है कि इसमें से आप अननेसेसरी जो आपके फीचर्स है उसको रिमूव कर देंगे और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको रखेंगे। सो दिस इज अचीव्ड बाय रिमूविंग इररिलेवेंट, रिडंडेंट और लेस सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स और बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस। यानी कि या तो आप उनको रिमूव कर दो या तो फिर उसको लोअर डायमेंशनल स्पेस में आप कन्वर्ट कर दो, जिससे जो आपकी डायमेंशनलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और आपका जो डेटा है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए सिग्निफिकेंस यहां पे दे रखा है, इट सिंप्लीफाइज डेटा, यानी कि डेटा को सिंप्लीफाई कर देगा, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर देगा, इसको इजियर कर देगा टू प्रोसेस और एनालाइज। ठीक है, फिर क्या करेगा, इंप्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस, यानी कि ये आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर देगा। इट हेल्प्स मशीन लर्निंग मॉडल्स परफॉर्म बेटर बाय फोकसिंग ऑन द मोस्ट रेलेवेंट फीचर्स एंड अवॉइडिंग ओवरफिटिंग। यानी कि इसके थ्रू आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है उस पर फोकस करेंगे और ओवरफिटिंग का भी इशू यहाँ पे नहीं होगा। यानी कि आपका जो मॉडल है वो किसी एक पर्टिकुलर डेटा सेट पे बहुत ज्यादा ट्रेन नहीं हो जाएगा, वो ओवरऑल एक इवन ट्रेनिंग उसकी होगी। फिर है रिड्यूसेस कॉम्पिटेशनल कॉस्ट, सो डिक्रीजेस मेमोरी एंड टाइम रिक्वायरमेंट्स फॉर डेटा स्टोरेज एंड एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन। यानी कि यहाँ पे आपकी जो मेमोरी है वो कम खाएगा, टाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम लगेगी, बिकॉज यहाँ पे आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी कम हो चुका है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट फीचर्स। जो अननेसेसरी फीचर्स थे उसको आपने क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया, या तो फिर हाई डायमेंशन वाले डेटा को हमने लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। इट ऑल्सो एनहेंसेस द विजुअलाइजेशन, सो इट मेक्स हाई डायमेंशनल डेटा इजियर टू विजुअलाइज टिपिकली इन 2D और 3D, यानी कि आपकी विजुअलाइजेशन को भी इंप्रूव कर देगा, जो हमने अभी देखा था। एंड इट ऑल्सो रिमूव्स नॉइज, यानी कि एलिमिनेट कर देता है इररिलेवेंट और रिडंडेंट फीचर्स को जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं अपने एनालिसिस या तो फिर प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो ये जो है ना लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इसके हमें क्या करना है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहां पे डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, बड़ा इजी है। देखिए, तो ये जो फिशर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट क्लासेस एनालिसिस है ना, ये सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल के ऊपर काम करता है। और आपका जो पीसीए था जहां पे आप हायर डायमेंशनलिटी को लोअर डायमेंशनल में कन्वर्ट कर रहे थे, वो आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल था, राइट। यानी कि यहां पे इन द केस ऑफ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आपको एक आउटपुट लेके चलना पड़ेगा। यू हैव टू असाइन योर इनपुट वेरिएबल टू अ फिक्स्ड आउटपुट। ठीक है, तभी उसको हम बोलेंगे ना कि ये सुपरवाइज लर्निंग है, यानी कि क्लासिफिकेशन टास्क में यूज होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आप जो है रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन टास्क को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे जो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मेथड है वो भी किसी डेटा पॉइंट को दो क्लासेस में डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि दो क्लासेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे फिशर्स लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। और यहाँ पे हमें उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, यानी कि ये भी हमें डायमेंशनलिटी के रिडक्शन में हेल्प करता है। यानी कि एलडीए रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी ऑफ डेटा व्हाइल प्रिजर्विंग क्लास डिस्क्रिमिनेटिव इंफॉर्मेशन। इट प्रोजेक्ट्स डेटा ऑनटू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस टू मैक्सिमाइज क्लास सेपरेटेबिलिटी। यानी कि ये भी जो है अपने डेटा को लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट करेगा जिससे क्लास को सेपरेट करना इजी हो जाए, राइट। फिर है क्लास सेपरेशन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सो एलडीए मैक्सिमाइजेस द रेशियो ऑफ between class variance to within class variance, ensuring that the classes are well separated in the reduced space। यानी कि दो क्लासेस अच्छे से सेपरेट हो जाए इस तरीके से। देखो, ये मेरे पास दो क्लासेस है, ये एक क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। इन दोनों क्लासेस को अच्छे से सेपरेट करने के लिए मुझे क्या करना है कि इन दोनों क्लासेस के जो मीन है, यानी कि इस क्लास का जो मीन है और इस क्लास का जो मीन है, उनके बीच का डिस्टेंस मैं बढ़ाऊं ताकि वो दोनों क्लासेस एक दूसरे से दूर रहे
और इन क्लासेस के अंदर जो ये डेटा पॉइंट्स है उनका जो वेरिएंस है उसे मैं घटाऊं, यानी कि उसको मैं कम करूं, जिससे जो डेटा पॉइंट्स है वो और क्लोज आ जाए और यहाँ पे जो क्लासेस है उनको सेपरेट करना और इजी हो जाए। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि LDA मैक्सिमाइजेस द रेशियो ऑफ बिटवीन क्लास वेरिएंस, यानी कि जो बिटवीन क्लास वेरिएंस है उसके रेशियो को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि उनको आपको क्या करना है, दूर करना है उन दोनों को, यानी कि दो जो क्लासेस है उनको दूर करना है, यानी कि उस रेशियो को बढ़ाना है आपको टू विद इन क्लास वेरिएंस। अब आपका जो विद इन क्लास वेरिएंस है उसको क्या करना है, उसको घटाना है, यानी कि उस चीज को आपको कॉम्पैक्ट करना है, एंश्योरिंग दैट द क्लासेस आर वेल सेपरेटेड इन द रिड्यूस्ड स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा, यानी कि ये मीन वाला रेशियो, यानी कि दोनों क्लासेस के बीच में जो वेरिएंस है वो डिवाइड बाय क्लास के अंदर जो वेरिएंस है वो रेशियो हमेशा आपका कैसा आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि वो जितना पॉजिटिव आएगा वो जितना मैक्सिमम आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है ज्यादा है और ये जितना ज्यादा होगा उतना आंसर पॉजिटिव आएगा, और हम वही तो चाहते हैं कि दोनों क्लासेस जो है वो जितनी ज्यादा सेपरेट हो सके उतनी हो जाए। ठीक है, और उनके अंदर का जो डिस्टेंस है ये जो है विद इन क्लास वेरिएंस वो जितना कम हो सके उतना हो जाए, तो उससे हमारा जो रेशियो है वो बड़ा होगा, तो ये रेशियो हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है linear transformation. So it uses a linear combination of input features to create new axis for projection. तो यहां पे आप क्या करते हैं कि एक linear combination यूज करते हैं input features का, ठीक है, टू क्रिएट न्यू एक्सेस, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एक्सेस, यानी कि आप लीनियरली सेपरेबल बनाते हैं आपके जो डेटा होते हैं, यानी कि दो क्लासेस होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए आप उसको लीनियरली सेपरेबल बनाते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपको अपने इनपुट फीचर्स को इस तरीके से यूज करना है कि जिसे आप ऐसी एक्सेस बना सके जो दोनों डेटा को क्या करेंगे, लीनियरली सेपरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरवाइज्ड टेक्निक। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एलडीए जो है उसको लेबल डेटा की जरूरत पड़ती है, एज इट कंसीडर्स क्लास इंफॉर्मेशन टू फाइंड द ऑप्टिमल सेपरेशन, यानी कि ऑप्टिमल सेपरेशन को फाइंड करने के लिए इसको क्लास की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, राइट। यानी कि आपके पास एक क्लास है क्लास 1 और दूसरी क्लास है क्लास 2, तो आपको दोनों क्लास के इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जहां पे आउटपुट की जरूरत पड़ रही है यानी कि ये सुपरवाइज लर्निंग है, ठीक है, जिससे आप ऑप्टिमल सेपरेशन कर सके, यानी कि अच्छे से सेपरेशन कर सके दो क्लासेस के बीच में। नेक्स्ट है सिंगल डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर विच इज टू क्लासेस, यानी कि जब दो क्लासेस होती हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए आपको एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, इसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर। सो फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टू क्लासेस, LDA produces a single discriminant वेक्टर, ये एक सिंगल डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर को क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि सुटेबल है टू क्लास प्रॉब्लम्स के लिए, यानी कि जब भी आपको दो क्लासेस को क्लासिफाई करना होता है तो उस केस में आप सिंगल डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर का यूज करेंगे, जो एक ही वेक्टर के थ्रू आप दोनों क्लासेस को जो है वो क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गॉसियन अजम्पशन। तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एज्यूम करता है कि जो आपका डेटा होता है हर एक क्लास के अंदर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि वो बेल कर्व को फॉलो करता है, एंड शेयर्स द सेम कोवेरियंस मैट्रिक्स, यानी कि उनका जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि हर एक क्लास का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि उनका स्प्रेड जो होगा वो सेम होगा। फिर एक कॉम्पिटिशनली एफिशिएंट, तो एलडीए जो है वो कॉम्पिटिशनली लेस इंटेंसिव है कंपेयर टू नॉन लीनियर टेक्निक्स लाइक क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज है वो कम जाएंगे, बिकॉज नॉन लीनियर टेक्निक से तो डेफिनेटली कम जाएंगे, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है नहीं, ये लीनियरली सेपरेट करता है दो क्लासेस को, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो रिसोर्सेज है कॉम्पिटिशन में उतनी ज्यादा नहीं जाते हैं, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज कॉल्ड द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, राइट। तो ये हमने इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको समझ लिया। पहला तो इसका काम था कि भाई ये आपको किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू इन dimensional reduction, it helps you in class separation, it helps you in linear transformation, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा फीचर्स का, इनपुट फीचर्स का, उसको कैसे करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करेगा, राइट, जिससे आप नई एक्सेस को आराम से क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्शन के लिए। फिर ये सुपरवाइज लर्निंग मॉडल पे काम करता है, यानी कि आपका जो एलडी है उसको क्लासेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है फॉर द ऑप्टिमल सेपरेशन। फिर ये सिंगल डिस्क्रिमिनेंट वेक्टर का यूज करता है फॉर सेपरेटिंग टू क्लासेस। गॉसियन असम्पशन है, यानी कि यहाँ पे आपका जो डेटा होगा क्लास के अंदर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और उसका जो स्प्रेड होगा वो सेम होगा, हर एक डेटा पॉइंट का जो आपका स्प्रेड होगा वो सेम होगा। उसके बाद कॉम्पिटिशनली एफिशिएंट मेथड है, यानी कि इसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो कम जाएंगे एज कंपेयर टू नॉन लीनियर टेक्निक्स लाइक क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलडीए। इसका मेन यूज क्या है तो मैंने आपको पहले बताया था, बिकॉज इट्स अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, इट कॉमनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, स्पेशली व्हेन द डेटा सेट हैज मल्टीपल क्लासेस, यानी कि जब डेटा सेट के अंदर आपकी मल्टीपल क्लासेस हो और उसमें आपको डेटा पॉइंट को अच्छे से क्लासिफाई करना हो इन डिफरेंट क्लासेस, तो उस केस में आप क्लासेस को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासेस, ठीक है, क्लासेस को आप क्लासिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस।
चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिक्शनरी लर्निंग मेथड्स। डिक्शनरी लर्निंग मेथड्स के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखनी है। क्या है ये डिक्शनरी लर्निंग मेथड, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। Dictionary learning is a machine learning approach used to represent data as a sparse linear combination of dictionary elements known as atoms। बढ़िया है जी, कुछ समझ में नहीं आया राइट, आ जाएगा लेकिन। यहां पे देखो, पहले यहां पे आ जाते हैं। यहां पे एक सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल मैं लेके आया हूं आपके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग दी डिक्शनरी लर्निंग प्रॉब्लम। ठीक है, डिक्शनरी लर्निंग मेथड को समझने के लिए हमें पहले इस एग्जांपल को चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। So dictionary learning is a machine learning technique which is used to represent data in a more efficient and meaningful way। तो ये हमारी एक मशीन लर्निंग टेक्निक है, ठीक है। It is our machine learning technique which is used to represent data in a more efficient and meaningful way। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये इस टेक्निक से आप कर क्या सकते हो, इससे आप डेटा को एक बहुत ही एफिशिएंट और मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले क्या है, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि आप जो है एक ड्राइंग बनाना चाहते हैं बट आपके पास कलर्स जो है वो लिमिटेड है। देखो, यू वांट टू क्रिएट अ ड्राइंग बट यू हैव लिमिटेड कलर्स, बट आपके पास जो कलर्स है वो कितने हैं, लिमिटेड है। ठीक है, आपके पास जो कलर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। यू हैव लिमिटेड कलर्स। अब इसके लिए आप करेंगे क्या, सो इमेजिन यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू नीड टू क्रिएट अ पिक्चर यूजिंग ओनली अ फ्यू बेसिक कलर्स। यानी कि आप एक आर्टिस्ट है और आपको एक पिक्चर बनानी है लेकिन आप बहुत ही कम कलर्स का यूज करेंगे उस पिक्चर को बनाने के लिए। हाउएवर यू वांट योर पिक्चर टू लुक डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जो पिक्चर बनाए वो एक डिटेल्ड पिक्चर होनी चाहिए और एक काफी अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास जो कलर्स है वो काफी लिमिटेड है। तो अब क्या करेंगे आप, सो द चैलेंज इज दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक इन अ रियल पेंटिंग, यू ओनली हैव अ स्मॉल सेट ऑफ कलर्स। आपके पास बहुत कम कलर्स है और इन कम कलर्स का यूज करके आपको एक अच्छी पेंटिंग बनानी है, बट यू कैन मिक्स एंड मैच देम टू क्रिएट डिफरेंट शेड्स एंड डिटेल्स इन द लैंडस्केप। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि इन कलर्स को एक दूसरे के साथ आप मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और इससे आप अलग अलग शेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि आपके पास कलर्स लिमिटेड है, आपको एक पेंटिंग बनानी है लेकिन वो खूबसूरत होनी चाहिए और आप जो कलर्स है उनको मिक्स भी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने की कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहला क्या है, स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है, इन दिस सिनेरियो स्पार्स रिप्रेजेंटेशन मींस दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द कलर्स इन द पैलेट फॉर एवरी पार्ट ऑफ द पिक्चर यू ओनली यूज अ फ्यू कलर्स और एटम्स। तो यहाँ पे हमारे कलर्स क्या है, हमारे एटम्स है। ओके, रियल थियरी में इसको हम एटम्स बोलेंगे। तो आप यहाँ पे बहुत कम एटम्स का यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट ईच सेक्शन ऑफ द पेंटिंग। यानी कि स्पार्स का मतलब होता है लिमिटेड, आप करेंगे लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। यानी कि स्पार्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द कलर्स इन द पैलेट, आप सभी कलर्स का यूज नहीं करेंगे, आप जो बहुत कम कलर्स का यूज करेंगे जो हर एक सेक्शन को अच्छे से दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पेंटिंग द स्काई यू माइट ओनली यूज अ फ्यू शेड्स ऑफ ब्लू एंड व्हाइट एंड नॉट द एंटायर सेट ऑफ कलर्स अवेलेबल टू। यानी कि आप सभी कलर्स का थोड़ी इस्तेमाल करने वाले हैं, आप सिर्फ ब्लू एंड व्हाइट के शेड्स का यूज करेंगे जब आपको स्काई ड्रॉ करना है तब। सो दिस कीप्स द पेंटिंग सिंपल एंड एफिशिएंट बट स्टिल लुक्स गुड। यानी कि इससे आपकी जो सिंपल है वो जो पेंटिंग है वो सिंपल रहेगी, एफिशिएंट रहेगी, लेकिन साथ साथ में वो अच्छी भी दिखेगी। फिर आपको क्या करना है, फिर करना है आपको डिक्शनरी अपडेट। ये क्या है भाई, सो as you paint more you may realize that some colors are not quite right for the picture। जब आप पेंट करते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ यार इस पिक्चर के लिए ये वाला कलर सही नहीं है, और that you need new colors that work better together। और मे बी आपको ऐसा लगा कि मैं कुछ नए कलर्स लेता हूं जिससे सारी चीजें और अच्छी लगे साथ में। so you update your palette of colors to make sure you can paint better representations of the landscape। तो फिर आप क्या करते हैं कि आपकी जो पैलेट है कलर्स की, यानी कि आपकी जो डिक्शनरी है उसको आप अपडेट करेंगे जिससे आप अच्छे प्रेजेंटेशंस बना सके लैंडस्केप के। सो दिस मींस दैट एज यू कीप पेंटिंग द डिक्शनरी गेट्स बेटर एट कैप्चरिंग द डिटेल्स ऑफ द सीन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पेंटिंग प्रोसेस कर रहे हैं तब आप बार बार जो आपका डिक्शनरी का पैलेट है जिसमें डिफरेंट कलर्स है उसको भी आप चेंज कर रहे हैं ताकि आप अपनी जो प्रोसेस है पेंटिंग की उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है, सो ओवर टाइम द पैलेट एडजस्ट इटसेल्फ टू फिट द पेंटिंग यू आर वर्किंग ऑन। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो पैलेट है वो अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाएगा आपकी पेंटिंग के हिसाब से, यानी कि आप जिस प्रकार की पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं उस प्रकार का आपका पैलेट हो जाएगा। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्या है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फिगरिंग आउट विच कलर्स टू यूज एंड हाउ टू मिक्स देम इज लाइक सॉल्विंग अ पजल।
यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कि किन कलर को मैं चूज करूं, इनको कैसे मिक्स करूं, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। सो यू वांट टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, यानी कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स यहाँ पे फाइंड करने होते हैं टू रिप्रेजेंट द एंटायर पिक्चर व्हाइल यूजिंग अ फ्यू कलर्स एज पॉसिबल। यानी कि आपको कम से कम कलर का यूज करके एक अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन डिक्शनरी लर्निंग, वेयर यू आर बैलेंसिंग बिटवीन यूजिंग फ्यूअर कलर्स एंड मेकिंग श्योर दैट पिक्चर स्टिल लुक्स गुड। यानी कि यहाँ पे आप जो है वो फ्यूअर कलर्स को यूज कर रहे हैं और उनके बीच में कॉम्बिनेशन को बैलेंस कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि आपकी पिक्चर फिर भी अच्छी लगे। तो दिस इज योर डिक्शनरी लर्निंग मेथड। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं अपनी मेन थ्योरी के साथ। ठीक है, यहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आप एक पेंटर है, आपको एक पेंटिंग बनानी है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा कलर्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन लिमिटेड कलर का यूज करके ही आपको एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनानी है। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करने हैं, उसको ऑप्टिमाइज करना है और सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज करके आपको एक पेंटिंग बनानी होती है। इसको बोलते हैं हम डिक्शनरी लर्निंग मेथड। अब इसमें होता क्या, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्पार्स रिप्रेजेंटेशन में each data sample is approximated using only a few atoms from the dictionary resulting in a sparse representation। यानी कि यहां पे आप क्या करेंगे कि आपका जो हर एक डेटा सैंपल है वो approximated होगा using only a few atoms। यानी कि यहां पे जैसे हमने बात की थी कि only a few colors, वैसे यहां पे आप कुछ ही एटम्स का यूज करेंगे फ्रॉम द डिक्शनरी अपने डेटा सैंपल को अप्रोक्सीमेट करने के लिए। ठीक है, सो रिजल्टिंग इन स्पार्स रिप्रेजेंटेशन, और ये दिखाता है आपके डेटा की एक स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द एटम्स यू विल ओनली यूज फ्यू एटम्स एंड बाय यूजिंग दोस फ्यू एटम्स, ठीक है, आप अपने हर एक डेटा सैंपल को अप्रोक्सीमेट करेंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी अपडेट, यानी कि द डिक्शनरी इज इटरेटिवली अपडेटेड टू बेटर कैप्चर द पैटर्न्स इन द डेटा। यानी कि जो आपका डेटा है उसके अंदर जो पैटर्न्स है डिफरेंट, उसको कैप्चर करने के लिए आप अपने डिक्शनरी को बार बार अपडेट करते रहेंगे। तो यहां पे मैंने आपको समझाया था कि जब आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आपकी पिक्चर के हिसाब से आपको अलग अलग कलर की जरूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए आपके डिक्शनरी को बार बार अपडेट करते रहेंगे, यानी कि उसके अंदर के जो कलर्स है पैलेट के अंदर के उसको बार बार चेंज करते रहेंगे। तो उसी तरीके से इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप जो है वो अच्छे से कैप्चर कर सके पैटर्न्स को डेटा के अंदर, आपको आपकी डिक्शनरी को इटरेटिवली अपडेट करते रहना पड़ेगा। फिर आएगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्या था, तो इट इन्वॉल्व्स सॉल्विंग अ जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम टू फाइंड द बेस्ट डिक्शनरी एंड स्पार्स कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली। वहां पे हमारी क्या प्रॉब्लम थी कि फ्यूअर कलर्स का यूज करके हमें एक ऐसा कॉम्बो बनाना है कलर्स का जिससे मैं काफी अच्छे से पेंटिंग को ड्रॉ कर सकूं। सिमिलरली यहां पे मुझे जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे मैं फाइंड कर सकूं बेस्ट डिक्शनरी जो कि मुझे मेरे डेटा पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज करने में यानी कि एनालाइज करने में हेल्प करेगा। राइट, तो ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये किन किन चीजों में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर इमेज डीनॉइसिंग, इमेज में से इररिलेवेंट डेटा को निकालने के लिए, इन पेंटिंग एंड कंप्रेशन, इट इज यूज्ड इन सिग्नल प्रोसेसिंग जहां पे आप इफेक्टिव है ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग टास्क के लिए चीज, इट इज यूज्ड फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि एनहेंस करेगा परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल फीचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए इसके एप्लीकेशंस हो जाएंगे। राइट, चलिए, तो यहाँ पे जो फीचर एक्सट्रैक्शन है आपको समझ में आ गया कि आप क्या करेंगे, परफॉर्मेंस को एनहेंस करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल की बाय क्रिएटिंग मीनिंगफुल फीचर्स। तो ये मीनिंगफुल फीचर्स क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे वहां पे हमें एक मीनिंगफुल ब्यूटीफुल पेंटिंग बनानी थी, वैसे यहाँ पे हमें क्या करना है कि अच्छे से फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, अच्छे से उसमें से जो इररिलेवेंट डेटा है उसको बाहर निकालना है। ठीक है, अच्छे से ऑडियो एंड स्पीच प्रोसेसिंग टास्क को हमें एनालाइज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए आप जो है डिक्शनरी लर्निंग मेथड का यूज करेंगे, जिसमें जो मेन हमने बात की कौन से स्टेप्स होंगे। पहला होगा स्पार्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप बहुत ही कम एटम्स का यूज करेंगे फ्रॉम द डिक्शनरी, जिससे आप अपने हर एक डेटा पॉइंट को क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट, यानी कि ईच डेटा सैंपल इज अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग ओनली अ फ्यू एटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी रिजल्टिंग इन अ स्पार्स रिप्रेजेंटेशन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बोलते हैं स्पार्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जहां पे आप लिमिटेड डेटा रखते हैं। फिर डिक्शनरी अपडेट, यानी कि जब जब आपको जरूरत पड़ती है तब तब आपको आपकी डिक्शनरी को अपडेट करना है, यानी कि द डिक्शनरी इज इटरेटिवली अपडेटेड टू बेटर कैप्चर द पैटर्न्स इन द डेटा, यानी कि डेटा के अंदर की पैटर्न्स को कैप्चर करने के लिए आप जो अपनी डिक्शनरी है उसको बार बार अपडेट करते रहेंगे। एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, तो इट इन्वॉल्व सॉल्विंग अ जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम टू फाइंड द बेस्ट डिसीजन डिक्शनरी एंड स्पार्स कोएफिशिएंट साइमल्टेनियसली, यानी कि बेस्ट डिक्शनरी को फाइंड करने के लिए आप बार बार जो है ऑप्टिमाइज करते रहेंगे आपके डेटा को। ठीक है, सो जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि यू हैव टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बो ऑफ कलर्स। जैसे हमने यहाँ पे कलर्स की बात की थी, राइट।
So the process of figuring out which colors to use and how to mix them is like solving a puzzle. You want to find the best combination of colors to represent the entire picture while using a few colors as possible. यानी कि कम से कम कलर का यूज करके आपको जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बनाना था, राइट? इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, डिसीजन लर्निंग, जहां पे आपको बैलेंस करना होता है बिटवीन यूजिंग फ्यूअर कलर्स एंड मेकिंग श्योर द पिक्चर स्टिल लुक्स गुड। यानी कि फिर भी आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी पिक्चर जो है अच्छी दिखनी चाहिए, राइट? तो वही चीज यहाँ पे आपको करनी है कि जॉइंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे टू फाइंड द बेस्ट डिक्शनरी एंड स्पार्स कोएफिशिएंट्स साइमल्टेनियसली, ठीक है? चलिए, एडवांटेजेस क्या है इसके? सो इट प्रोड्यूसेस इंटरप्रिटेबल एंड कॉम्पैक्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको कॉम्पैक्ट यानी कि संक्षिप्त में कम एटम्स का यूज करके ही आप अपने डेटा रिप्रेजेंटेशंस को यहाँ पे बना सकते हैं। इट अडेप्ट्स टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सेट, यानी कि इजीली अडेप्टेबल है टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा सेट। एंड चैलेंजेस इसकी ये है कि कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव होता है बड़े डेटा सेट्स के लिए, यानी कि आपका डेटा सेट जितना बड़ा होगा उतना इसको कंप्यूट करना वो एक्सपेंसिव होता चला जाएगा। एंड इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ स्पार्सिटी कंस्ट्रेंट्स, यानी कि यहाँ पे आपको केयरफुली जो आपके पैरामीटर्स है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, यानी कि आप स्पार्सिटी जो कंस्ट्रेंट आप डिफाइन करते हैं वो बहुत ही आपको केयरफुली डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट? तो ये हमारी थियरी कंप्लीट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है हमें वर्किंग ऑफ पीसीए एज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन मेथड। तो ये तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई कि हमें वर्किंग को समझाना है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की डायमेंशनलिटी रिडक्शन मेथड के अंदर, ठीक है? तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? सो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रिड्यूसेस द डायमेंशनलिटी ऑफ अ डेटा सेट बाय प्रोजेक्टिंग इट ऑनटू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस व्हाइल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द वेरिएंस इन द डेटा, ठीक है? यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर आप डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करते हैं कैसे? बाय प्रोजेक्टिंग द हाई डायमेंशनल डेटा इनटू अ लो डायमेंशनल स्पेस, ठीक है? व्हाइल रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द वेरिएंस इन द डेटा, यानी कि अधिकतर जो आपका वेरिएंस होगा डेटा का वो आप रखेंगे कैसे? मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में आपको दिखाते हैं कि जहां पे वेरिएंस सबसे ज्यादा हो, यानी कि आपको वैसे ही रिटेन करने हैं कंपोनेंट्स को, वैसे ही आपको डेटा पॉइंट्स को रिटेन करने हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएंस हो, ठीक है? सो ये काम कैसे करता है? सबसे पहला स्टेज है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि द डेटा इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन टू एंश्योर ऑल फीचर्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द एनालिसिस। यानी कि यहाँ पे आपका जो डेटा है उसको आप क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ये जो चीजें लिखे ना कि भाई सब्ट्रैक्ट करना है मीन को और उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से टू एंश्योर दैट ऑल द फीचर्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द एनालिसिस, वो आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपली ये लिख देंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर आप क्या करेंगे कि जो इररिलेवेंट फीचर्स है उसको आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा में से जो इररिलेवेंट फीचर्स है उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा को क्लीन करेंगे, उसमें से नॉइजी डेटा जो है उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा? कंप्यूट द कोवेरियंस मैट्रिक्स, यानी कि अब आपको कैलकुलेट करनी है आपकी कोवेरियंस मैट्रिक्स को। सो द कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा इज कैलकुलेटेड टू मेजर द रिलेशनशिप्स बिटवीन फीचर्स। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स जो है वो हमें क्या जानने में हेल्प करती है? इट हेल्प्स अस टू नो द वेरिएंस ऑफ बोथ द फीचर्स, राइट? जैसे कि मेरे पास दो फीचर है और दोनों फीचर एक साथ बढ़ रहे हैं तो उनका जो कोवेरियंस है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज कोवेरियंस क्या है कि दोनों का मिला के जो वेरियंस होता है वो दोनों फीचर का कोरिलेशन में जो हमारा वेरियंस होता है वो, तो अगर दोनों का वेरियंस एक साथ बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरा कोवेरियंस भी बढ़ रहा है। अगर एक का वेरियंस बढ़ रहा है एक का घट रहा है तो इसका मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ वो डिपेंडेंट नहीं है, तो उस केस में आप कोवेरियंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको बनानी होती है अपने स्टैंडर्डाइज्ड डेटा जो यहाँ पे फाइंड किया था उसके लिए टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स, कि जिससे आप उन फीचर्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको मेजर कर सके। देन यू हैव टू कैलकुलेट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो हमें पता है कि भाई हमारी जो मैट्रिक्स होती है वो कैसे होती है? इस तरीके से 2x2 की फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी अपनी कोवेरियंस मैट्रिक्स के अंदर, और फिर इस मैट्रिक्स के थ्रू हमें कैलकुलेट करने होते हैं हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। और इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस की है। तो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स आर कंप्यूटेड, यानी कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा थर्ड स्टेप है। आइगन वैल्यू जो है वो हमें क्या बताते हैं? द वेरिएंस कैप्चर्ड बाय ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी कि हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा कितना वेरिएंस कैप्चर किया गया है उसकी वैल्यू आपको आइगन वैल्यू दिखाता है। और आइगन वेक्टर जो है वो हमें दिखाता है डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट, कि वो आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड था। तो वो आइगन वैल्यू है हमें उसका मैग्नीट्यूड देगा, और यहाँ पे जो आइगन वेक्टर है वो हमें डायरेक्शन दिखाएगा हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट की। फिर हमें क्या करना है? सॉर्ट करना है इन सभी कंपोनेंट्स को, यानी कि हमने जितनी भी आइगन वैल्यूज को फाइंड किया है उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, और जो सबसे ज्यादा आइगन वैल्यू है वो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट कहलाएगा। यानी कि दिस डिटरमाइंस द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल कंपोनेंट माना जाएगा। यानी कि जिस
केस के लिए आपको आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, यानी कि जिस प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए आपको आइगन वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी वही प्रिंसिपल कंपोनेंट जो होगा वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा इन द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. सो द आइगन वैल्यूज आर स्टोर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप सभी के सभी आइगन वैल्यूज को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंगली, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे उसको भी आप रैंक कर देंगे. सो ये आपको हेल्प करेगा टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या करना, देखो यहाँ पे वही चीज लिखी कि सिलेक्ट टॉप प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. सो अ सबसेट ऑफ द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दोज विद द हाईएस्ट आइगन वैल्यू, यानी कि आपको वही प्रिंसिपल कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है जिनकी आइगन वैल्यू हाईएस्ट हो, इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड देन प्रोजेक्शन ऑनटू न्यू स्पेस, और उसके बाद आपको उसे नए स्पेस में उसका प्रोजेक्शन करना है. बिकॉज हाई डायमेंशनल डेटा जो होगा उसको हम क्या करते हैं, लो डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट करते हैं. सो वी हैव टू कन्वर्ट द प्रोजेक्टेड डेटा, यानी कि द ओरिजिनल डेटा इज प्रोजेक्टेड ऑनटू द लोअर डायमेंशनल स्पेस, यानी कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो ओरिजिनल डेटा होगा वो लोअर डायमेंशनल स्पेस में क्या किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, डिफाइंड बाय द सिलेक्टेड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स रिजल्टिंग इन अ रिड्यूस्ड डेटा सेट, जो कि हमारे डेटा सेट को रिड्यूस कर देगा और उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स ही रहने वाले हैं. राइट, तो यहाँ पे देखो ये लिखा भी हुआ है कि अगर कोई डेटा सेट होता है जिसके अंदर बहुत 10 फीचर्स है फॉर एग्जांपल, तो पीसीए क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा 2 to 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स. तो देखो 10 को सीधा 2 से 3 पे ले आया, कैप्चरिंग मोस्ट ऑफ द वेरिएंस, जिसमें मैक्सिमम ऑफ द वेरिएंस जो है आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, जिससे आपका जो एनालिसिस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा व्हाइल प्रिजर्विंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप एसेंशियल इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पे प्रिजर्व कर लोगे. राइट, तो समझ में आ गया आपको करना क्या है, ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है. सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि आप डेटा को स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, डेटा को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन में से, आपने जो मीन फाइंड किया है वो, और फाइनली उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, जिससे आप एंश्योर कर सके कि जो सारे के सारे फीचर्स है वो कंट्रीब्यूट करे इक्वली टू द एनालिसिस. राइट, उसके बाद आपको कंप्यूट करना है कोवेरिएंस मैट्रिक्स को. तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो होगी वो किस लिए यूज होगी, इट विल बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन दिस फीचर्स. और उसके बाद हमें कैलकुलेट करने होते हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. जिस कंपोनेंट के लिए, जिस फीचर के लिए आइगन वैल्यू हमारी मैक्सिमम होगी, उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट कहला जाएगा. यानी कि आइगन वैल्यूज रिप्रेजेंट द वेरिएंस कैप्चर्ड बाय ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, व्हाइल आइगन वेक्टर्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दोस कंपोनेंट्स. जो आइगन वेक्टर है वो उसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, और जो आइगन वैल्यूज है वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएंस कैप्चर्ड बाय ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, यानी कि हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा जो भी वेरिएंस कैप्चर किया गया है वो हमें आइगन वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. सो द आइगन वैल्यूज आर स्टोर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंगली. जो आइगन वैल्यूज है उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, और उसमें से जिस जोन सी आइगन वैल्यू आपके सबसे ज्यादा होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा. ठीक है, और उन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का आपको यूज करना है फॉर प्रोजेक्टिंग ऑन द लो डायमेंशनल स्पेस, यानी कि लो डायमेंशनल स्पेस पे आप उन जो प्रोजेक्ट जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं वो वाले जो जिस डायरेक्शन में पॉइंट करे होंगे उस डायरेक्शन के आप जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को वहां पे प्लॉट करेंगे इन द 2 डायमेंशनल स्पेस. राइट, बिकॉज हमें पता है कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है वो हमें डायरेक्शन दिखाता है, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेरिएंस होता है, तो उस डायरेक्शन वाले जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको आपको फिर प्लॉट करना होता है आपके लो डायमेंशनल स्पेस के अंदर. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. Why do we require to perform dimensional reduction? Mention any 3 methods of dimensional reduction. तो हमें dimensional reduction क्यों करना होता है भाई, तो हमने पहली बात किया था सिग्निफिकेंस के अंदर, ये मॉडल की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, विजुअलाइजेशन को इंप्रूव करता है, और नॉइस रिमूवल में हेल्प करता है. इसके मेथड मतलब इसके मेंशन क्या करनी है मेथड्स, तो मेथड हो जाएगी आपकी एक प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जिसको हमने अभी डिटेल में देखा, फिर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड देन ऑटो एनकोडर्स. ऑटो एनकोडर्स क्या करते हैं, ये न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं टू लर्न कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा बाय एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इट. यानी कि वो क्या करते हैं कि जो डेटा है उसको एनकोड करते हैं, डिकोड करते हैं, जिससे आप कंप्रेस्ड यानी कि जो कंप्रेस्ड डेटा है उसके रिप्रेजेंटेशंस को क्या कर सके, लर्न कर सके. राइट, सो दीज आर द न्यूरल नेटवर्क्स व्हिच आर डिजाइन टू लर्न कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा बाय एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. यानी कि आप अपने डेटा को जो है वो एनकोड करेंगे, डिकोड करेंगे, और उसके थ्रू आप एक कंप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं डेटा की, जिसमें से आप इजीली लर्न कर सके. ठीक है, आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो इजीली लर्न कर सके. यहाँ पे भी मेथड तो वही हुई, यहाँ पे भी काम तो हम वही कर रहे हैं, दैट वी आर बेसिकली ट्राइंग टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी, जिससे आप कंप्रेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सके. नेक्स्ट है एक्सप्लेन फैक्टर एनालिसिस मेथड फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन. अब हमें बात करनी है फैक्टर एनालिसिस मेथड की. सो फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ डेटा सेट बाय आइडेंटिफाइंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड वेरिएंस इन द डेटा. देखिए ध्यान से पढ़िए, इसका मतलब क्या है भाई,
तो फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि यूज की जाती है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो काम बिना काम के वेरिएबल्स है उसको आप यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हैं इन अ डेटा सेट by identifying a smaller number of underlying factors that explain the observed variance in the data। यानी कि हमारे डेटा में जो ये वेरिएंस आता है उसको एक्सप्लेन करने के पीछे कुछ स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे आप क्या करते हैं कि आप वेरिएबल्स को रिड्यूस करेंगे अपने डेटा में से, ठीक है। ये एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि आपको हेल्प करती है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ डेटा सेट बाय आइडेंटिफाइंग अ स्मॉलर नंबर ऑफ अंडरलाइंग फैक्टर्स। यानी कि आप एक स्मॉल नंबर ऑफ अंडरलाइंग फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि एक्सप्लेन करते हैं आपके ऑब्जर्व्ड वेरिएंस को इन द डेटा। इट प्राइमरली यूज्ड टू अनकवर हिडन रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पे जो है आप क्या करते हैं, अंडरलाइंग फैक्टर यानी कि जो आपके अनकवर हिडन रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी कि जो हिडन रिलेशनशिप्स होते हैं उनको आप अनकवर करने का ट्राई करते हैं, उसको बाहर लाने का ट्राई करते हैं। तो स्टेप्स इन फैक्टर एनालिसिस क्या है, सबसे पहले आपको कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो इट एनालाइज द कोरिलेशन मैट्रिक्स टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कि सबसे पहले आपको सभी वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए आप क्या करेंगे, कोरिलेशन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, फैक्टर एक्सट्रैक्शन। So extract the factors using methods like principal axis factoring or maximum likelihood estimation, and these factors represent latent variables that influence the observed data। यानी कि ये जो factors होंगे ये आपके ऐसे variables होंगे जो कि आपके observed data को क्या करते होंगे, सीधा influence करते होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रोटेशन, यानी कि आपको अप्लाई करनी है टेक्निक्स लाइक वेरीमैक्स और प्रोमैक्स रोटेशन टू मेक द फैक्टर्स मोर इंटरप्रिटेबल। यानी कि फैक्टर्स को और ज्यादा इंटरप्रिटेबल बनाने के लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेरिएंस अमंग देम। एंड देन लास्टली वी हैव इंटरप्रिटेशन, यानी कि हर एक जो फैक्टर है वो असाइन किया जाएगा उसके साथ मीनिंग, यानी कि ईच फैक्टर इज असाइन मीनिंग बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स दैट लोड हैवीली ऑन इट। यानी कि जो जो वेरिएबल्स इसके ऊपर हैवीली लोड होते हैं उसके बेसिस पे आप हर एक फैक्टर को क्या करेंगे, उसके साथ एक मीनिंग को असाइन करेंगे। की पॉइंट्स क्या है, द एफए एज्यूम्स दैट द डेटा कैन बी मॉडल्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स प्लस सम नॉइज and it is different from principal component analysis or as FA considers only shared variance। यानी कि ये जो है वो कैसे डिफरेंट है PCA से, क्योंकि FA के अंदर आप सिर्फ शेयर्ड वेरिएंस को ही कंसिडर करते हैं, वेल PCA कंसिडर्स टोटल वेरिएंस। और उसी जगह अगर हम PCA की बात करें तो ये जो है वो टोटल वेरिएंस को कंसिडर करता है। एग्जांपल देखिए, सो इफ यू हैव exam scores in subjects like math, physics and chemistry, factor analysis might reveal a single science aptitude factor that explains most of the variance across these subjects। यानी कि इन सभी सब्जेक्ट्स के बीच में जो वेरिएशंस होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो शेयर्ड वेरिएंस होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको एक फाइनल वैल्यू दे देगा विच इज साइंस एप्टीट्यूड फैक्टर, जो कि आपका मोस्ट ऑफ द वेरिएंस जो है वो एक्सप्लेन करता होगा इन सभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, राइट। सो दिस हेल्प्स रिड्यूस द डेटा डायमेंशंस व्हाइल रिटेनिंग द कोर इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप कोर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिटेन करेंगे लेकिन जो डेटा डायमेंशंस है उसको आप यहाँ पे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। यानी कि आप इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली टेकिंग अ लुक एट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यू आर आइडेंटिफाइंग अ फैक्टर एनालिसिस जो कि आपको एक सिंगल साइंस एप्टीट्यूड फैक्टर प्रोवाइड करेगा जो बाकी के जो वेरिएंसेस है उनको भी एक साथ में ही एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। इट विल एक्सप्लेन द ओवरऑल वेरिएंस अक्रॉस दिस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज what is the curse of dimensionality reduction, explain in brief। so let's talk about the curse, यानी कि श्राप। what is the श्राप of dimensionality reduction। dimensionality reduction का क्या श्राप है, यानी कि अगर हायर डायमेंशनल का डेटा होता है तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। so one second, right now I am recording this video at 12:20 guys, बिकॉज मुझे पता है आपकी एग्जाम आ रही है, बोलने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बिकॉज आई हैव नॉट गॉट अ गुड स्लीप राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो स्टैमरिंग हियर, राइट। इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट बट आई जस्ट डोंट वांट कि आप अपनी एग्जाम को प्रिपेयर करने में छूट जाए कुछ भी, and only because of that reason I'm uploading all these videos, right। The curse of dimensionality refers to the challenges and problems that arise when working with high dimensional data। यानी कि जब भी आप हाई डायमेंशनल डेटा के साथ काम करते हैं और उस वक्त जो होने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी के अंदर। सो एज द नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीजेस, यानी कि डायमेंशन जितनी ज्यादा होगी इससे होगा कि आपका जो डेटा है वो क्या बन जाएगा, स्पेर्स बन जाएगा। स्पेर्स का मतलब क्या है कि अनलिमिटेड फीचर्स होंगे, अनलिमिटेड फीचर्स नहीं, सॉरी, अननेसेसरी फीचर्स होंगे आपके फीचर स्पेस के अंदर, डेटा के अंदर, जिसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। मॉडल के लिए वो कोई इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ काम नहीं है, बस ऐसे जगह रुक के पड़े हैं, तो वो स्पार्स क्रिएट करते हैं। यानी कि इनकी वजह से होता क्या है कि एनालाइज करना है तो फिर विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डेटा को।
दिस impacts परफॉर्मेंस इन टास्क लाइक मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड क्लस्टरिंग। ठीक है, इसके की इश्यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज कंप्यूटेशन, यानी कि कंप्यूटेशन बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज हाई डायमेंशन डेटा होगा तो कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा लगेगी। ओवर फिटिंग हो जाएगा, यानी कि जो आपका मॉडल है ये एबंडेंस ऑफ फीचर्स अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा प्रेडिक्शन करना, बिकॉज वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा। फिर डेटा स्पेसिटी, तो हायर डायमेंशंस में क्या होता है कि डेटा पॉइंट्स बिकम मोर स्प्रेड आउट, बहुत ज्यादा आपके पास डेटा पॉइंट हो जाते हैं, मेकिंग इट हार्डर टू फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स और क्लस्टर्स। और उसी चक्कर में क्या हो जाता है कि वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए टू आइडेंटिफाई द मीनिंगफुल पैटर्न्स और क्लस्टर्स, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी, उसमें ऐसी भी इंफॉर्मेशन आ गई जो काम की नहीं है, तो उस केस में जो मॉडल है वो सारी चीजें यहाँ पे समझने जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस करना होगा तो वहां पे वो सही से उसको नहीं कर पाएगा, सही से आपके जो मीनिंगफुल पैटर्न्स होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। There is also reduced interpretability, यानी कि it becomes difficult to understand or interpret the relationships between features, यानी कि फीचर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझना भी यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स है हमारे पास। एक है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, SNE, LDA, ठीक है, आर यूज टू कॉम्बेट दैट कर्व्स बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डायमेंशंस, यानी कि यहाँ पे आप जो है इन डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके अपने हायर डायमेंशनल डेटा को लोअर डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाइल रिटर्निंग एज मच यूजफुल इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, यानी कि आप वहां पे यूजफुल इंफॉर्मेशन को रख के अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल देंगे, और जिससे आपका जो डेटा है वो हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन इट कैन बी ऑप्टिमाइज्ड एंड यूज्ड इफेक्टिवली, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो 5th चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है, खुद एक बार ध्यान से जब इस थियोरी को पढ़ोगे इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ ही जाएगी, बस इसको शांति से आपको पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो 5th चैप्टर है खत्म होता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, राइट।